बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज 20वें दिन समाअत हुई। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने बहस की शुरुआत की। राजीव धवन ने निर्मोही अखाड़ा के दावों को खारिज करते हुए जवाबी बहस की और राम चबूतरे के ताल्लुक से मुस्लिम फरीक का मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा। बहस के दौरान और क्या कुछ हुआ, इसकी तफसील दे रही हैं हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। राम जन्मभूमि विवाद मामले में आज 20वें दिन की सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से पेश वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में सेवादार और विवादित स्थल के मालिकाना हक के बीच के अंतर को सुप्रीम कोर्ट को समझाते रहे। राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा कि 1834 से लेकर 1949 तक निर्मोही अखाड़ा द्वारा वहां पर पूजा पाठ किया जाता रहा, लेकिन 1949 के बाद जब इस पूरी मूर्ति को मेन अहाते में रखा गया तो सेवादार भी उसके साथ अंदर की मूर्ति पर पूजा पाठ करने लगे। लेकिन अगर सेवादार मूर्ति के साथ स्थापित हुए तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस जगह का मालिकाना हक उनको सौंप दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में राजीव धवन ने यह भी बताया कि निर्मोही अखाड़ा ने जो दलील दी थी कि बिलोंगिंग और पोजेशन दो अलग अलग शब्द हैं, तो ऐसे में राजीव धवन ने आज उन शब्दों को अलग अलग किया। राजीव धवन की तरफ से ये कहा गया कि पोजेशन जो है वो एक कानूनी शब्द है, जबकि बिलोंगिंग एक कलात्मक शब्द है। पोजेशन और बिलोंगिंग दोनों एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में राजीव धवन ने आज ये बताने की कोशिश की कि भले ही छल से 1949 में इस राम जन्मभूमि की मूर्ति को अंदर रख दिया और सेवादार भी अंदर पूजा करने लगे, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि वहां पर मस्जिद का अस्तित्व नहीं था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज की दलीलें पूरी कर ली गई हैं। अब बुधवार को इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी, क्योंकि सोमवार और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है, जिसकी वजह से अब इस पूरे मामले की सुनवाई बुधवार को की जाएगी। बुधवार को मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से राजीव धवन ही अपनी बहस जारी रखेंगे। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मलेशिया के दौरे पर हैं और उन्होंने आज मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कई अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया, जिनमें जाकिर नाइक का मामला भी शामिल था। पीएम मोदी ने इस्लामी स्कॉलर जाकिर नाइक की खुदसुपुर्दगी का मसला महातिर मोहम्मद के सामने रखा और ज़राए के मुताबिक मलेशिया में जल्द ही जाकिर नाइक को हिंदुस्तान के हवाले करने का फैसला कर सकता है। दरअसल हिंदुस्तान में जाकिर नाइक पर शिद्दत पसंदों को मुश्तइल करने और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। दिल्ली के जुरबाग में 50,000 करोड़ की वक्फ जमीन पर कब्जे को लेकर अंजुमन हैदरी और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच रस्साकशी बढ़ गई है। अंजुमन हैदरी दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान पर अपने लोगों को इस कीमती जमीन पर बैठाने के लिए काम करने का इल्जाम लगा रही है, तो वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड अंजुमन हैदरी के तमाम खातों की जांच करने की बात कर रहा है। पीएमओ राष्ट्रपति भवन के 5 किलोमीटर के करीब और जोरबाग मेट्रो स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर यह 10 एकड़ जमीन लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा की है। फरवरी में इस जमीन पर 18 सालों से चले आ रहे गैर कानूनी कब्जे से निजात तो मिल गई, लेकिन इस जमीन को गैर कानूनी कब्जे से छुड़ाने के साथ कानूनी जंग लड़ने वाले दिल्ली वक्फ बोर्ड और अंजुमन हैदरी आमने सामने आ गए हैं। अंजुमन हैदरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान पर इल्जामात की बारिश करते हुए कहा कि अदालत ने जमीन को अंजुमन हैदरी के सुपुर्द किया है, इसलिए अंजुमन हैदरी को जमीन के कस्टोडियन होने से कोई नहीं हटा सकता। तो ये केजरीवाल सरकार सुन ले, कल्बे जवाब साहब हमारे चीफ पेट्रन है, हमारी सब उलमा से बात हुई है, 72 घंटे के अंदर अगर केजरीवाल ने अपने इन गुंडों के खिलाफ, अपने इस चोर एमएलए विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ, अपने इस करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी और इन लोगों को नहीं समझाया कि करबला की मुकद्दस सिर्फ 50,000 करोड़ की जमीन नहीं खानी है, तो ये समझ ले कि हम लोग मुहर्रम, हमारा 10 मुहर्रम में अशरा का, उसके बाद हम लोग जमीनी स्तर के ऊपर इसके खिलाफ एहतजाज का ऐलान करेंगे और किसी भी हद तक जाएंगे, इस केजरीवाल सरकार को बेनकाब करेंगे।
तकरीबन एक हफ्ते कबल दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर के सामने हो रहे इस एहतजाज के बाद अंजुमन हैदरी और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच टकराव शुरू हुआ। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने शिकायत मिलने पर अंजुमन हैदरी के खातों की जांच के लिए कमेटी बनाने और हाल ही में हुए चुनाव को रद्द करने की तजवीज जारी कर दी थी। कोर्ट में इन लोगों का स्टैंड रहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की ये ज़मीन है और बाहर आकर कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को हटाने की पावर नहीं है। तो ये सारे इख्तियारात दिल्ली वक्फ बोर्ड के हैं और वक्फ बोर्ड ने ये महसूस किया कि इसमें इंक्वायरी कराई जाए। अगर वो ठीक पाई जाती है, कोई एलिगेशन उन पर साबित नहीं होता, तो हम उन्हीं को दोबारा मुतवल्ली बना देंगे। तो इसमें वो परेशान ना हो और वो क्यों फेस नहीं करना चाहते, वो क्यों भाग रहे हैं उनकी, और वो कह रहे हैं कि हम उस पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास तो बहुत सारी ज़मीनें हैं, हम तो कहीं कब्ज़ा नहीं करते और हर जगह मुतवल्ली हैं या फिर हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में हैं। तो वो ऐसा ना समझें। ये पूरी 10 एकड़ जगह शिया कम्युनिटी की है और रूल ये है कि जहां भी 15% जमीन शिया कम्युनिटी के जरिए वक्फ नहीं की गई, वहां पर शिया वक्फ बोर्ड नहीं बनता। जिस तरह से अंजुमन हैदरी और दिल्ली वक्फ बोर्ड आमने सामने है और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि ये तनाज़ा आने वाले वक्त में और ज्यादा गहराएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। कश्मीर के हालात पर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा और तालिबात ने जबरदस्त मार्च निकाला। कश्मीरी तलबा और तालिबात ने जबरदस्त नारेबाजी करते हुए सेंट्रल कैंटीन से बाब सैयद तक पहुंचे और फिर बड़ी तादाद में आए कश्मीरियों से खिताब किया। खास बात यह रही कि तलबा के मज़कूरा एहतजाजी मार्च का यूनिवर्सिटी इंतजामिया और LIU तक को इल्म नहीं था। जब तलबा बाब सैयद पहुंच गए तब यूनिवर्सिटी इंतजामिया हरकत में आई और यूनिवर्सिटी के बाब सैयद पर फोर्स भी पहुंच गई। रांची एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होने वाले तमाम हुज्जाज की वतन वापसी हो गई है। आज रांची एयरपोर्ट पर 158 हुज्जाज पर मुश्तमिल काफिले पहुंचे हैं। हुज्जाज इकराम के अजीज अकारिब ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। कई हुज्जाज ने परेशानी की शिकायत के साथ सामान न मिलने पर नाराजगी का इजहार किया। वहीं रियासती हज कमेटी के चेयरमैन रिजवान खान ने तमाम हुज्जाज का सामान जल्द फराहम कराने की यकीनदहानी कराई। वाज़ेह के कोलकाता एम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले रियासत के 600 से ज्यादा हुज्जाज की वापसी एक हफ्ते में होगी। वहाँ तो खुशी है, सऊदीया में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इंडिया में दिक्कत है। इसलिए कि हम लोग का फ्लाइट भी लेट नहीं हुआ और सामान अभी नहीं आया, जो कि परसों सामान हम लोग ले करवा चुके हैं, जो आज तक सामान नहीं पहुंचा। अब दोबारा हम लोग आना पड़ेगा यहाँ सामान लेने, फिर पलामू से। यही दिक्कत है, यहाँ इंडिया में दिक्कत है कि आज आखिरी जत्था था, 2 फ्लाइट थी, 158 हज यात्री यहाँ आए और यहाँ पे एयर इंडिया और इंडियन ऑयल का कुछ मामला था, जिसके वजह से फ्यूल नहीं ले सक रहे थे और दिल्ली में ले रहे थे, जिसके वजह से डिटेन कर दिया जा रहा था। सामान आज का सामान है तो कल वो आएगा और हम लोगों ने इंतज़ाम किया है कि हज हाउस से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसमें जो आपके रिसिप्ट है वो सब दिखा के वो सामान ले सकते हैं। 22 वर्षों के तवील वक्फे के बाद होने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जलसे तक़सीम असनाद में मुस्लिम तालिबात ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होने वाले जलसाए तक़सीम असनाद में मुस्लिम तलबा और तालिबात ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जलसाए तक़सीम असनाद में 6 तालिबात और 2 तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मेरी तैयारी के पीछे तो सबसे पहले मेरे घर वालों का हाथ है कि उन्होंने जो है मुझे यहाँ तक आने की परमिशन दी और मुझे जो है उन्होंने पढ़ाई के लिए फोर्स किया और मैं आज यहाँ पास हूँ, उन्हीं लोग की बदौलत हूँ यहाँ। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, 8 आवर्स ऑफ स्टडी किया और मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें आपको करंट अफेयर्स और साथ में बुक्स की भी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने अच्छी तरीके से तैयारी की। अरबिक से मैंने MA किया है और उसमें मेरा चारों सेमेस्टर में माशाल्लाह से मतलब 100% मैंने दिया और बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट रहा। जलसाए तक़सीम असनाद में 18 मुस्लिम तलबा और तालिबात को PhD की डिग्री तफवीज़ की गई, जिसमें मुस्लिम तालिबात की तादाद 11 है। उर्दू में टॉपिक था इस्मत चुग़ताई के अफसानों में समाजी और तानीसी रुझानात। मैंने प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब के अंडर में रिसर्च अपनी कंप्लीट किया है और सर मैंने 2.5 साल में PhD कंप्लीट कर लिया है, ये भी मैं बताना चाहूँगी।
जलसा तक़सीम असनाद में नोबल इनाम याफ्ता दानिश्वर कैलाश सत्यार्थी ने तलबा और तालिबात को असनाद से नवाजा। इस मौके पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रतन लाल हांगलू और मगरबी बंगाल के साबिक गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने एजाज याफ्ता तलबा को मुस्तकबिल में मुल्क और समाज की खिदमत करने की तलकीन की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाले जलसे तक़सीम असनाद के मौके पर अपने कलीदी खुतबे में नोबेल इनाम याफ्ता इंसानी हकूक़ के कारकुन कैलाश सत्यार्थी ने नौजवानों से अपील की कि वो जुल्म, तशद्दुद, इंतकामी जज्बात और तखरीबकारी में अपनी तवानाई बर्बाद न करें। कैलाश सत्यार्थी ने नौजवानों से अदम मसावत और नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने और मुल्क की तामीर और तरक्की में अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करने की अपील की। इस मौके पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रतन लाल हांगलू ने कहा कि नोबेल इनाम याफ्ता कैलाश सत्यार्थी की यूनिवर्सिटी में आमद एक यादगार लम्हा है। ने हमारे अंदर कंपैशन दिया है, दूसरों के दुख दर्द को समझने और उनके दुख दर्द को दूर करने की जो एक अजीब, एक बहुत ही महती शक्ति दी है, उसका इस्तेमाल करें, उसका विस्तार करें, आक्रोश का विस्तार करें। और आक्रोश और गुस्सा हिंसा के लिए, उपद्रव के लिए, बदले की भावना से नुकसान पहुंचाने के लिए, विध्वंस के लिए ना हो, बल्कि नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि वो पूरा गुस्सा संजो कर रखें, रचना के लिए पूरा गुस्सा संजो कर रखें, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए। मैं एक चीज़ बताऊंगा, आज विश्वविद्यालय के लिए एक ऐसा पल है कि विश्वविद्यालय अपने दामन में जितनी दुनिया में खुशियाँ है वो समेट लिया है, क्योंकि एक नोबेल लॉरेट आके भाषण दिया, बच्चों को डिग्रियां दिया और काफ़ी गौरवान्वित फील कर रहा पूरा विश्वविद्यालय, हमारे कुलीग्स। खास बतनिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम और अब बात मुहर्रम की। मशरक़ैन है ये अर्श एहतशाम है, नबी का नूर ऐन है ये क़िबला अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में शहादत इमाम हुसैन को आम करने के लिए मुहर्रम की मजालिस का इनकाद अमल में आ रहा है। 10 रोज़ा वाज़ व मजालिस में शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व अहले बैत की इंसानियत के लिए कुर्बानियों पर रोशनी डाली जा रही है, ताकि इंसानी मुआशरा इस अजीम कुर्बानी से रूशनास हो सके। वज़ीर के मुंबई और मज़ाफ़ात में करबला के पैगाम को आम करने के लिए बड़े पैमाने पर मजालिस और जलसों का इनकाद अमल में आता है। हाँ, जुल्म के आगे सर न झुके और पैगाम करबला क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो जुमला पूरी कौम को याद रखना चाहिए कि जब वो करबला जा रहे थे हक़ व सदाक़त की हिफाजत के लिए, इस्लामी निज़ाम की हिफाजत के लिए और इस्लामी निज़ाम के बागी के ख़िलाफ़ ईमान की ताकत से खड़े हुए थे, तो आपने एक तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया था कि जब मैं राहे हक़ व सदाक़त पर हूँ तो मुझे इस बात की कतअन परवाह नहीं है कि कौन मेरे साथ आ रहा है और कौन मुझे छोड़ के जा रहा है। अक़लियती तबके के लोग इस एहसास में मुब्तला हैं कि मौजूदा इक़्तिदार में उनके साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है। उन्हें ज़िंदगी के बुनियादी और दस्तूरी हुकूक भी नहीं दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के स्वच्छता अभियान यानी सफाई मुहिम पर वाहवाही लूटने वाले अफसरान खास और मुक़द्दस मौक़ों पर भी सफाई का इंतजाम नहीं करवा रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। ये है लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी, जिसकी शनाख्त कई हवालों से पूरी दुनिया में कायम है। इसे शहर अज़ादार भी कहा जाता है। मौका मुहर्रम का है और आलम यह है कि इमाम बाड़ों, दरगाहों और उन राहों की सफाई को भी यकीनी नहीं बनाया गया है जहां से मुहर्रम व अलम के जुलूस गुजरते हैं, ताज़िये रखे जाते हैं। और सबसे बड़ी हैरत की बात देखिए कि हम लोग का मुहर्रम चल रहा है और आज 5 तारीख है मुहर्रम की। आप इन इलाकों में जाइए जहां ताज़िये मतलब गमों में लोग मुब्तला हैं। लोग जा रहे हैं कहने के लिए कि शाम को हम मजलिस है, यहाँ पे मातम है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
आप बताइए ना, वसीम रिजवी साहब सोए बैठे हुए हैं, बुक्कल नवाब साहब सोए बैठे हुए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं जो हुकूमतों की हाशा बर्दारी कर रहे हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? इल्ज़ाम मुझ पर लग रहा है। मैं 50 बार नगर निगम जाता हूँ, कह के दरखास्त दे के आता हूँ, कोई सफाई नहीं। आप पुराने लखनऊ में चले जाइए और ना दौरा किया तो आप करके देख लीजिए कि जहाँ पे ये 10 दिन तक तो बिल्कुल गमी में मुब्तला है, कोई नगर निगम नहीं आ रहा है। इमामबाड़ा शाह नजफ, इमामबाड़ा सिब्तैनाबाद, दरिया वाली मस्जिद, शीश महल और तारीखी आसिफी इमामबाड़ों के अकब और आसपास के इलाकों को नजरअंदाज किए जाने से दानिश्वर व आम लोग भी नाराज हैं और अज़ादार भी। खास तौर से दरिया वाली मस्जिद के अतराफ जो गंदगी है उसकी सफाई न होने से लोगों में मायूसी। कि इस तरफ ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये जो जुलूस हमारे मुहर्रम में उठते हैं इसमें खाली एक फ़िरका नहीं होता है, बल्कि इसमें हमारे हिंदू भाई भी होते हैं, मुसलमान भाई भी होते हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी होते हैं, इसमें सिख लोग, सब लोग आते हैं। तो इसलिए सफाई का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है, जिससे पता चले कि हमारी गंगा जमनी तहज़ीब जो लखनऊ की है, जो यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, उसमें सब मिल करके सब त्यौहार मनाते हैं, इसलिए मुहर्रम भी सब साथ में मनाते हैं। यहाँ सिर्फ नगर निगम ही जिम्मेदार नहीं है, ये जिम्मेदारी हुसैनाबाद ट्रस्ट की भी है जो मुहर्रम का पूरा इंतजाम और इंसराम देखता है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि इस सिलसिले में बात करने के लिए दफ्तर में ट्रस्ट का कोई ओहदेदार मौजूद नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। मेरठ में छोटी मनसबिया के नाम से मशहूर इमाम बारगाह कदीमी इमाम बारगाह है। मनसब अली खान ने 1866 में अपनी जायदाद कौम और मिल्लत की खिदमात के लिए वक्फ की थी। गुज़श्ता 150 साल से रिवायती अंदाज में माह मुहर्रम में यहाँ मजालिस मुनक्किद की जाती हैं और तबर्रुकात तकसीम किए जाते हैं। मेरठ के बड़े जागीरदारों में शुमार मनसब अली खान ने अपनी तमाम जायदाद कौम और मिल्लत की खिदमात के लिए वक्फ की थी। कौम की तालीमी खिदमात और मदद के लिए जहाँ मनसबिया अरबी मदरसा कायम किया, वहीं वक्फ के जरिए आज़ादारी के सिलसिले को कायम रखने के लिए इमाम बारगाह की तामीर भी करवाई। सन 1866 से इस कदीमी इमाम बारगाह में उसी रिवायती अंदाज में आज भी मजालिस अज़्ज़ा का सिलसिला जारी है। इसका सिलसिला 1866 में एक वक्त कायम किया जनाब मनसब अली खान, और जब से ही मजालिस का सिलसिला इसमें शुरू हो गया था। और यहाँ पे जो शुरू से ही चांद और मुहर्रम की चांद रात से लेके और 9 मुहर्रम तक रेगुलर मजलिसें होती। वक्फ मनसबिया इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारान पूरे साल में नजर व न्याज के अलावा माह मुहर्रम के अशरा मजालिस के लिए खुसूसी एहतमाम करते हैं। जो भी मुतवल्ली बनता है उसका पहली ड्यूटी होती है कि वक्फ नामे के हिसाब से वो काम करे, और वक्फ नामे में ये लिखा हुआ है कि 1866 से रोजाना मजलिस मतलब मुहर्रम में मजलिस है 1 से लेकर 10 तक, 10 को फाका शिकनी है और 1 से 9 तक इतना खाना मिलना तबरुक मिलना चाहिए कि वो आने वाले का पेट भर जाए, उसे अपने घर खाना न खाना पड़े और उसको कोई असुविधा ना हो मजलिस खत्म होने के बाद। इस इमाम बारगाह के रख रखाव और तबरुकात की तकसीम के लिए अलग से जायदाद वक्फ की गई, जिसकी आमदनी से आज तक इस कदीमी इमाम बारगाह के रख रखाव और मजालिस के इंतजामात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। दुनिया को गहवारा अमन बनाने के लिए शांति शांति चीखने की जरूरत नहीं, बल्कि लोगों को इंसाफ देने और करबला से सबक लेने की जरूरत है। अमन पसंद हिंदू और मुसलमान मानते हैं कि दुनिया के दबे कुचले मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए, मजहबी फासले कम होने चाहिए, अहले बैत के नक्श कदम पर चलकर क़याम अमन के रास्ते हमवार किए जा सकते हैं और इंसानी हुकूक की बाजियाबी को यकीनी भी बनाया जा सकता है। सियासी कारफरमाइयाँ अपनी जगह हैं, शिद्दत पसंद लोगों के अपने नजरियात और ख्यालात हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया की बका इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ में पिन्हा है और ये तहफ़्फ़ुज़ शांति शांति का जाप करने से नहीं, बल्कि
इल्म के जरिए लोगों को बेदार करके अमली इक़दाम करने से फराहम किया जा सकेगा। अब हमको विश्व की एकता करनी है, क्योंकि विश्व की एकता नहीं होगी तो वर्ल्ड बचेगी नहीं, और विश्व में शांति शांति कहने से नहीं बनेगी, उसकी एकता चाहिए। तो ये बात सब लोगों ने कही। पंडित नेहरू ने कहा इधर द वर्ल्ड विल यूनाइट और इट विल पेरिश, या तो दुनिया एक हो जाएगी या फिर नष्ट हो जाएगी। इंसानियत जब जब अपने मरकज व महवर से भटकी है, उसे बड़े खमियाजे उठाने ही पड़े हैं। अगर लोगों ने तारीख करबला से दर्स लिया होता तो मंजरनामा ही कुछ और होता। हिंदुस्तान को एक कौमी नजरिए की जरूरत है, और ये नजरिया करबला और शहादत हुसैन से मुस्तार लिया जा सकता है। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन को मालूम था कि क्यों शहीद हो गए। शहीद होने का मकसद यही था कि मैं शहीद हो जाऊं, लेकिन बाकी इस्लाम या दीन जो है वो बच जाए, ये उनका मकसद। मुहर्रम सबसे बड़ी निशानी है एक कौम होने की। जुल्म के खिलाफ आवाज़ हमारे मुल्क ने दी है, और नाम हुसैन जुल्म के खिलाफ बहुत बड़ा नाम है। इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग जात पात और कौम व नस्ल की तफरीक से बेनियाज होते हैं, और जुल्म के खिलाफ खड़े होकर ये साबित कर देते हैं कि इंसानी बहबूद और दायमी खुशहाली का हुसूल सिर्फ कुर्बानियां देकर ही मुमकिन है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारक कमर की रिपोर्ट।